वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी क्लास 8 हिस्ट्री का 6th पार्ट कंटिन्यू करने जा रही हैं। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी के बारे में पढ़ा था। इन केस आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को सही तरह से वॉच करेंगे, तब ही आपको ये जो आज का टॉपिक है ये समझ आ सकता है। तो आइए हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समझने की कोशिश करते हैं। इट वाज ए पॉलिसी डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी इन 1848। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हैं लॉर्ड डलहौजी के जरिए पास की जाती हैं 1848 में। ये जो लॉर्ड डलहौजी था, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। लॉर्ड डलहौसी जो थे ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे 1848 टू 1856। दिस पॉलिसी हेल्प्ड ब्रिटिश a lot in the annexation of the Indian states। अब जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इसके ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि यहाँ ये बहुत सारी टेरिटरीज को एनेक्स करते हैं अंडर दिस पॉलिसी। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। This doctrine declared that if an Indian ruler died without a natural heir, his kingdom would lapse into the hands of the British। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के मुताबिक अगर कोई इंडियन रूलर है और उसका अपना नेचुरल मेल बेटा नहीं है, तो उसकी जो किंगडम है जब उसकी खुद की डेथ हो जाती है, लेफ्ट हो जाएगी, ये ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बनेगा। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनीज टेरिटरी। मीन्स एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था इट वाज पास्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे ये इंडिया के गवर्नर जनरल रही थी 1848 से लेकर 1856। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प की इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने की। और अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन इसके ज़रिए कहा जाता था अगर कोई इंडियन रूलर है किसी टेरिटरी पर रूल करता है और उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके पास उसका अपना बेटा नहीं है जो तख्त नशीन हो सकता था, तो जिस किसी रूलर की डेथ हो जाएगी और अपना बेटा उसका नहीं होगा, उसकी जो किंगडम है वो लैप्स समझी जाएगी और वो ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बनेगा। ये जो टेरिटरी है जिस रूलर की डेथ हुई लेकिन इसका खुद का कोई बेटा नहीं है, तो ये जो टेरिटरी है ये कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा समझा जाएगा। तो यहाँ जो ये टेरिटरी है इसको एनेक्स किया जाएगा कंपनी के जरिए या ब्रिटिश के जरिए। होप आपको सही तरह से समझ आया होगा पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, बहुत सारे किंगडम्स वो थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए एनेक्स किया गया इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने के बाद। फॉर एग्जांपल जो किंगडम ऑफ सतारा था, यहाँ पर कोई भी नेचुरल सन नहीं था यहाँ के रूलर का, इसको यहाँ पर एनेक्स किया जाता है 1848 में। इसी तरह से संबलपुर 1850 में, इसी तरह से उदयपुर इसको 1852 में, इसी तरह से जो नागपुर की टेरिटरी थी इसको भी कंपनी का हिस्सा बनाया जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर जो झांसी था, यहाँ पर एक एडॉप्टेड सन रूलर ने डिक्लेयर किया गया था। झांसी की कहानी इस तरह है कि इसको भी 1854 में कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर झांसी में हुआ क्या था, झांसी में एक एडॉप्टेड सन डिक्लेयर किया गया था यहाँ के रूलर ने, लेकिन कंपनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली झांसी की रानी जो थी शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फाइनली डाइड। एंड फाइनली लास्ट केस जो है दैट वाज द अवध। इसके बाद जो अवध का इशू था, अवध को भी 1856 में ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अवध की जो सिचुएशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से डिफरेंट थी। ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ द अवध, अवध को जब एनेक्स करने का वक्त आया था, ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट। ब्रिटिश का यहाँ पर अलग मौकिफ था। ब्रिटिश का यहाँ पर अलग मौकिफ था। क्या मौकिफ था ब्रिटिश और इसका? दे सेड दैट दे वर ओब्लाइगड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर
अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नेंस ऑफ द नवाब। तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पर हक हमारा बनता है कि अवध को है हमने एनेक्स करना है, क्योंकि यहाँ का जो नवाब है उसके ज़रिए से अवध की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरह से चलाई नहीं जा सकती है। एंड फाइनली ऑन द कंडीशंस ऑफ मिस गवर्नेंस, अवध का जो रूलर है उससे उसकी जो टेरिटरी है ये छीनी जाती हैं। एंड फाइनली आप याद रखोगे कि जो अवध की टेरिटरी थी इसको एनेक्स किया जाता है 1856 में ऑन द कंडीशंस ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस की बुनियाद पर अवध की टेरिटरी को कब्जा किया जाता है। Enraged with this humiliation, people of Awadh joined the Great Revolt of 1857। उसके बाद क्या हुआ था, ऊपर हमने जो डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद को जस्टिफाई कर रही थी कि इनका कोई मेल रूलर नहीं है। लेकिन जब अवध को यहाँ पर एनेक्स किया गया बाय अप्लाइंग दिस वेरी पॉलिसी, दैट वाज द ह्यूमिलेटिंग पॉलिसी और दैट वाज द ह्यूमिलेशन फॉर द पीपल ऑफ द होल अवध टेरिटरी। एंड यहाँ पर जो लोग अवध के थे, अब ये ग्रेट इंडियन रिवोल्ट जो हुआ था 1857 में, उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रिटिश रूल की यहाँ पर बगावत करते हैं। ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, इट वाज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कोशिश की गई थी कि जो मिसरूल यहाँ पर हैं, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पर होती जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए और ब्रिटिश रूल को हमेशा के लिए ओवरथ्रो किया जाए। लेकिन ये जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ये अनसक्सेसफुल रहता है। सही तरह से जो होल ऑफ इंडिया था, दे वर नॉट यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड फाइनली रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। एरियाज अंडर द ब्रिटिश रूल, कौन से एरियाज वो थे जो 1797 तक ब्रिटिश रूल के कब्जे में थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर आप इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर आप येलो कलर से टेरिटरीज देख रहे हो, बंगाल के एरिया, और यहाँ पर जो ये हैदराबाद का एरिया है, यहाँ पर जो ये मैसूर का एरिया है, ये वो टेरिटरीज थी जो इंडिया की टेरिटरीज थी। लेकिन 1797 में दीज एरियाज वर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इसके बाद विद द कोर्स ऑफ टाइम आता है, जब वक्त था 1840 का, बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज वो थी जो अब ब्रिटिश रूल के अंडर आती जा रही थी और ब्रिटिश रूल के जरिए एनेक्स की जा रही थी वाया डिप्लोमेटिक मेथड्स और मिलिट्री एक्शंस के जरिए। तो फाइनली ज्यूरिंग 1857 वी कैन से कि इंडियन टेरिटरीज जो ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाती हैं उनकी तादाद बढ़ जाती हैं। बहुत सारी टेरिटरीज वो थी जो अब ब्रिटिश रूल के कब्जे में थी, जिनको ब्रिटिश रूल ने डिफरेंट डिप्लोमेटिक मेथड्स के जरिए या मिलिट्री एक्शन के जरिए अब एनेक्स किया हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया जो था, दैट वाज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल ज्यूरिंग 1857। अब ये जो टेरिटरीज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल आई थी, इनको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने चाहिए थे। तो इसलिए अब यहाँ पर नीड एंड नेसेसिटी थी फॉर द सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेनी थी। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की शक्ल में पूछा जा सकता है, ये जो वारन हेस्टिंग थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। तो इसका एक अहम रोल था इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी पावर। तो ये जो कंपनी का पावर इंडिया में एक्सपेंड हुआ था, इसके पीछे ये जो वारन हेस्टिंग थे, इनका बहुत ज्यादा अहम रोल था। British territory was expanding. Company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. अब जो ये ब्रिटिश टेरिटरी थी ये एक्सपेंड होती जा रही थी। अब कंपनी के पास सिर्फ पावर बंगाल में ही नहीं था, बट जो बम्बई की प्रेसिडेंसीज थी, जो मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, ये भी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश थी। फॉर एग्जांपल, बंगाल में पहले कब्जा किया गया था, विद द कोर्स ऑफ टाइम जो बम्बई यहाँ पर जो मराठाज थे उनको डिफीट दी गई थी। विद द कोर्स ऑफ टाइम इससे पहले हमने पढ़ा था मैसूर किंगडम को भी डिफीट दी गई थी। तो बहुत सारी वो टेरिटरी
टेरिटरीज थी अब जो ब्रिटिश रूल के अंडर आई थी, अब इनको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने चाहिए थे। ये जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश रूल के अंडर अब आई थी, अब ये जो टेरिटरीज थी इनको ब्रॉडली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, मीन्स डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। इन यूनिट्स को नाम दिया गया था प्रेसिडेंसीज। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया प्रेजेंटली इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हैं, ये इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इनको हम स्टेट्स के नाम से जानते हैं या यूटीज के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद इन द ब्रिटिश रूल था, इनको इन्होंने नाम दिया था प्रेसिडेंसीज। तो यहां पर हम याद रखेंगे 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। मीन्स यहां पर इन्होंने बंगाल को कब्जा किया हुआ था, मुंबई को कब्जा किया हुआ था, मद्रास को कब्जा किया हुआ था। तो इस तरह से ये 3 प्रेसिडेंसीज इनके कंट्रोल में थी। ईच रूल्ड बाय ए गवर्नर, मीन्स हर एक प्रेसिडेंसी का अपना अपना एक गवर्नर होता था, ब्रिटिश गवर्नर होता था। और साथ ही साथ हम यहां पर याद रखेंगे ये जो तीनों टेरिटरीज थी, ये जो तीनों टेरिटरीज थी, इनका एक सुप्रीम हेड भी होता था जिसे गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता था। मीन्स अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं तीनों इन टेरिटरीज की, इनका अपना अपना एक गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली इनकी बात करते हैं, इन तीनों का एक सुप्रीम हेड होता था जिसे हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। तो यही वो इंडिविजुअल हैं जो वारन हेस्टिंग के नाम से जाने जाते हैं, जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल रहे थे फ्रॉम 1773 टू 1785। तो ये यहां पर जो आप देख रहे हो वारन हेस्टिंग जो थी, इनकी ही पिक यहां पर लगी हुई है। अब ये जो वारन हेस्टिंग थी, दे इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इन्होंने बहुत सारे वो स्टेप्स उठाए जिनके जरिए से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाई गई थे इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस एंड इन द स्फीयर ऑफ आर्मी। मीन्स कि जस्टिस को बेहतर बनाने के लिए या जो यहाँ की आर्मी थी उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए या उनको प्रोफेशनल आर्मी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स उठाई गई थी वारन हेस्टिंग के जरिए। तो इन रिफॉर्म्स को भी हम सही तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस क्या था? फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। तो 1772 से क्या काम किया गया? एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस लाया गया बाय द ब्रिटिश रूल। इसमें क्या था? एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर हम बात करते थे, यहाँ पर 2 कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। एक को हम क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट है इसे हम फौजदारी अदालत के नाम से भी याद रखेंगे, और ये जो सिविल कोर्ट है इसे हम दीवानी अदालत के नाम से भी याद रखेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट है यहाँ पर मर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो थे उनको सुना जाता था, और ये जो सिविल कोर्ट था यहाँ पर जो मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे उनको यहाँ पर सुना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो क्रिमिनल कोर्ट था, ये जो फौजदारी अदालत था, दीज कोर्ट्स वर अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती अंडर द कंप्लीट सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। यहाँ पर जो जज होते थे वो काजी होते थे या मुफ्ती होते थे फॉर द मुस्लिम्स, एंड यहाँ पर पंडितस होते थे फॉर द हिंदूज। लेकिन ये जो काजीज या मुफ्तीज या पंडितस थे, दे वर अंडर द कंप्लीट सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, और ये जो कलेक्टर थे ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लाया गया था, और ही वाज एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी तरह से अगर हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं जिसे हम दीवानी अदालत के नाम से भी जानते हैं, मौलवीज एंड हिंदू पंडितस इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। मीन्स अब यहाँ पर जो मौलवीज थे या अब यहाँ पर जो हिंदू पंडितस थे, ये मदद करते थे, ये जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे इनको यहाँ पर यहाँ के लॉ की सही इंटरप्रिटेशन दी जाती थी, ताकि ये जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे ये सही तरह से डिसाइड कर पाते थे एज पर द इंडियन लॉज या एज पर द इंडियन कोड ऑफ कंडक्ट। होप आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत के नाम से जाना जाता है, सिविल कोर्ट दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता है।
क्रिमिनल कोर्ट मीन्स रिलेटेड मर्डर, क्रिमिनल कोर्ट मीन्स मर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सेटल किया जाता था। सिविल कोर्ट मीन्स यहाँ पर जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या बाकी जो डिस्प्यूट्स होते थे सिविल मैटर्स की, उनको यहाँ पर डिसाइड किया जाता था। ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे, दीज कोर्ट्स वर अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। यहाँ पर काजी जज होता था, यहाँ पर मुफ्ती जज होता था, या यहाँ पर एक पंडित भी जज होता था, लेकिन ये जो सभी होते थे दे वर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर। अब ये कलेक्टर कौन होता था? ही वाज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी तरह से सिविल कोर्ट की बात करते हैं। मौलवीज एंड हिंदूज जो होते थे वो इंडियन लॉज की सही तरह से इंटरप्रिटेशन देते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, ताकि वो सही तरह से इंडियन लॉज के मुताबिक ही यहाँ के लोगों के हक में डिसीजन सुना पाते थे। तो फाइनली अब यहाँ पर क्या था? वॉज एवरीथिंग सो इजी गोइंग विद दिस सिस्टम? क्या ये जो सिस्टम बनाया गया था ब्रिटिश रूल के जरिए, क्या ये सब सही तरह था? नहीं। देयर वर सम चैलेंजेस, बहुत सारे वो चैलेंजेस थे जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। जो इंडियन लॉज थे इनके चलते हुए बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को भी हम सही तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। The major problem was that Brahman Pandits have different interpretation of local laws based on different schools of Dharma Shastra. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिंदू सोसाइटी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो हायर क्लासेस थे वो ब्राह्मण पंडितस कहलाते थे, और ब्राह्मण पंडितस के पास ही थी लोकल लॉज की इंटरप्रिटेशन। लेकिन अब ये जो हिंदू पंडितस थे या ब्राह्मण पंडितस थे, ये डिफरेंट इनके पास टेक्स्ट्स हुआ करती थी जिसमें से डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट होता था डिफरेंट सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि यहां पर यूनिफॉर्म लॉ नहीं था विद इन द हिंदू सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो धर्मशास्त्र का मतलब क्या हुआ कि यहां पर संस्कृत टेक्स्ट्स थी प्रेस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड द कोड्स ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हिंदू सोसाइटी जो थी, अगर हम साउथ इंडिया की बात करते थे तो वहां पर ये जो ब्राह्मण पंडित्स थी इनके लिए अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ थी, और इसी तरह से जो नॉर्थ इंडिया है अगर हम वहां के ब्राह्मण पंडित्स की बात करते थे उनके पास अलग टेक्स्ट्स थी, वो अलग तरह का उनका कोड ऑफ कंडक्ट था। तो इसलिए जब जजमेंट देनी होती थी तो जजमेंट देना ये जो यूरोपियन जजेस थे इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो यहां पर जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ था वो विद इन द हिंदू सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंटली नहीं था। To bring a uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu texts. तो ये जो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यूरोपियन जजेस जो थे यूरोपियन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से एक यूनिफॉर्म लॉ बुक होनी चाहिए जिसके मुताबिक यूनिफॉर्मली इंडिया के जो डिफरेंट डिस्प्यूट्स हैं उनको हल किया जाए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट थाट था डिफरेंट ब्राह्मण पंडित्स का, तो इसके चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए एक इनिशिएटिव लिया जाता है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। 1775 में जो 11 पंडित्स होते हैं इनको कहा जाता है कि आप एक बुक प्रिपेयर करिए जिसमें से जो हिंदू लॉज हैं वो आप डिसाइड करिए। जो डिफरेंट ब्राह्मण पंडित्स हैं इनको ही कहा जाता है कि जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है आपके लोकल लॉज की उनको आप एक तरह से यूनिफॉर्मली एक ही बुक में कंपाइल करिए। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम थी, ये जो बुक थी ये संस्कृत टेक्स्ट में यहां पर इन 11 पंडित्स ने यहां पर तैयार की थी। अब क्या कहा जाता है कि ये जो यूरोपियंस थे इनको संस्कृत समझ नहीं आती थी, तो एनबी हेलहेड जो थे ही ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। तो ये जो एनबी हेलहेड थे इसने ये जो डाइजेस्ट यहाँ पर कंपाइल किया गया था हिंदू लॉज की, इसको ट्रांसलेट किया जाता है फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश। तो ये है एनबी हेलहेड। अब मुस्लिम्स के लिए क्या किया गया? बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द यूरोपियन जजेस। तो इसी तरह से जो यूरोपियन जजेस थे उनको मुस्लिम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता था, शरीयत का पता नहीं था, तो इसलिए जो यूरोपियन जजेस थे उनके लिए मुस्लिम लॉज की भी एक बुक उनको दी गई यूनिफॉर्म लॉज के लिए। तो उसके बाद क्या किया जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी पास किया जाता है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था इट वाज एन
most important act, and it was the act under which the British government started to regulate the affairs of India through East India Company. तो यहाँ पर आप याद रखोगे बहुत सारी एक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए पास किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए या इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो इसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी था। इसमें क्या किया गया, ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्ट ऑफ अपील, जिसे हम सदर निजामत अदालत के नाम से भी जानते हैं। इसे आप क्रिमिनल कोर्ट के नाम से भी याद रख सकते हो। और ये जो है ये बंगाल कोलकाता में एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहां पर फर्दर आप याद रखोगे ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया जाता है, इसके जरिए ए न्यू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है। और कोर्ट ऑफ अपील जिसे कहते थे द सदर निजामत अदालत, दैट मीन्स द क्रिमिनल कोर्ट, ये एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता रखा जाता है। होप आपने सभी जो इस स्लाइड में कंसेप्ट्स थे वो सही तरह से आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे ये जो एन बी हेलहेड थे, इसने जो कंपाइल की हुई थी 11 पंडितस के जरिए जो बुक कंपाइल की हुई थी संस्कृत लैंग्वेज में, इसने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते थे, डिस्ट्रिक्ट जो था अभी हमने पढ़ा 3 प्रेसिडेंसीज थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी का अपना अपना एक हेड होता था गवर्नर, और गवर्नर से बिलो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो डिस्ट्रिक्ट था, और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो कलेक्टर के नाम से जाना जाता था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जो कलेक्टर होता था ये टॉप मोस्ट हेड होता था एक डिस्ट्रिक्ट का। इट्स मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड द टैक्सेस। इसका काम क्या होता था, विद इन द डिस्ट्रिक्ट और विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट यहां पर जो टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करना, या जो रेवेन्यू है उसको यहां पर कलेक्ट करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए कलेक्टर, तो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी मेंटेन रखना ये कलेक्टर का काम था। लेकिन ये जो रेवेन्यू होता था, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये कलेक्टर हर जगह खुद जाकर ये कलेक्ट नहीं करता था, विद द हेल्प ऑफ जजेस, विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दारोगास। ये जो जजेस होते थे, पुलिस ऑफिसर्स होते थे, दारोगास होते थे, तो इनके जरिए ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था या लॉ एंड ऑर्डर जो था वो मेंटेन किया जा रहा था। दस वी कैन सी ये जो कलेक्टर था, इससे पहले कलेक्टर की पोजीशन यहां पर नहीं थी ड्यूरिंग द मुगल रूल। तो फाइनली इट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। इससे पहले मुगल रूल था, और मुगल रूल में क्या होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, वजीर होते थे, कोतवाल होते थे। लेकिन अब ये जो कलेक्टर था, इसने जो प्रीवियस होल्डर्स अथॉरिटी थी उसको रिप्लेस किया। फाइनली हम ये कह सकते हैं जो कलेक्टर था ही वाज एन इंपॉर्टेंट एंड द प्रिंसिपल फिगर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब द कंपनी आर्मी, इसका मतलब हुआ कि आर्मी को बेहतर बनाने के लिए या यूनिफॉर्म कल्चर विद इन द आर्मी डेवलप करने के लिए कंपनी के जरिए या ब्रिटिश रूल के जरिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। द पावर ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को यहाँ पर एक्सपेंड किया गया या ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को एनेक्स किया गया, इसका जो प्लस पॉइंट है वो इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को जाता है। अब आर्मी अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग द मुगल रूल मीन्स मुगल पीरियड के दौरान किस तरह की आर्मी थी और किस तरह की स्ट्रेंथ उन आर्मी में थी और किस तरह से स्किल्स वो रखते थे। तो दो तरह की आर्मी हुआ करती थी मुगल रूलर्स के पास। एक होती थी कैवलरी, दैट मीन्स ये जो सवार्स थे या जो हॉर्स राइडर्स थी इनको कहते थे कैवलरी, और दूसरी होती थी इन्फेंट्री जिसे हम पैदल सोल्जर्स के नाम से भी जानते थे। अब ये जो कैवलरी थी या सवार्स थे या हॉर्स राइडर्स थे और जो इन्फेंट्री थी पैदल सोल्जर्स थे, तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस थी। ये जो कैवलरी थी इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी ट्रेंड सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बेक। ये वो सोल्जर्स थे जो हॉर्स राइडर्स के नाम से भी जाने जाते थे और ये ट्रेनर होते थे। ये इनके पास सिकल्स होते थे और इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता था जंग में। लेकिन इनकी ये जो तीर कमान थे वो चलाना चाहते थे, तीरबाजी में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और तलवारबाजी में ये बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, ये ट्रेनड सोल्जर्स होते थे ऑन द हॉर्स बैक, और
इसके बरकस ये जो इन्फेंट्री पैदल सोल्जर्स या फुट सोल्जर्स होते थे, दे वर ट्रेनड इन आर्चरी एंड सवार्ड। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी। तो पहले क्या होता था ड्यूरिंग द मुगल रूल, कैवलरी का बहुत ज्यादा अहम रोल होता था जंग में। इन्फेंट्री डिड नॉट प्ले ए मेजर रोल। ये जो इन्फेंट्री होते थे इनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता था। मोस्टली जो पीजेंट्स होते थे इनको ही इस इन्फेंट्री में रिक्रूट किया जाता था। जब जंग होती थी तो यहाँ पर फरमान जारी किया जाता था, सभी पीजेंट जो होते थे वो जंग में शामिल होते थे। तो जब जंग नहीं होती थी तो इनके पास ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी। चेंजेस ओकर इन द 18th सेंचुरी। लेकिन यहाँ पर तब्दीलियां देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब ये जो मुगल सक्सेसर्स स्टेट्स लाइक द अवध एंड द बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेन्ड देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद जो मुगल सक्सेसर्स आ जाते हैं, नवाब आ जाते हैं, नवाब ऑफ अवध या बनारस, इन्होंने काम क्या किया कि जो पीजेंट्स थे उनको इन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट किया आर्मी में, और साथ ही साथ उनको नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि इनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाए जाए। मीन्स कि जो पैदल सोल्जर्स अभी हमने यहाँ पर पढ़े, जो फुट सोल्जर्स थे जिनका ज़्यादा रोल नहीं होता था, लेकिन अब कोशिश की जा रही थी उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने की ड्यूरिंग द मुगल रूलर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। तो इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने भी अब यही मेथड अपनाना स्टार्ट किया कि इन्होंने भी ज़्यादा फोकस इस कैवलरी फौज पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि ये जो इन्फेंट्री थी इनको भी इन्होंने ट्रेनिंग दी, इनको भी इन्होंने स्किलफुल बनाया। और इस तरह से अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैवलरी है इनको यहाँ पर यूनिफॉर्म दी हुई है, मीन्स यहाँ पर ये प्रोफेशनल फौज की तरह यहाँ पर लग रही हैं। तो ये जो काम है ये किया गया कंपनी के जरिए, और इन्होंने इनको नाम दिया सिपोय आर्मी। सिपोय आर्मी मीन जिस तरह से नबूब को हमने पढ़ा था इन प्लेस ऑफ नवाब इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से जो सिपाही की टर्म थी तो इसी को यहाँ पर ये सिपोय आर्मी के नाम से जानते। तो सिपोय आर्मी होती थी प्रोफेशनल सोल्जर्स रिक्रूटेड बाय द कंपनी इन इंडिया एंड दे वर गिवन द नेसेसरी ट्रेनिंग टू मेक देम स्किलफुल। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s। तो जिस तरह से जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है 1820s के बाद इसमें चेंज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जो पहले हमारे पास तलवारबाजी होती थी, तीर कमान हमारे पास होता था, उसको रिप्लेस करके अब बंदूकें आ जाती हैं, गन आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमने भी उसके साथ ही चलना था। तो ये जो कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी डिक्लाइन मीन्स कि अब जो हॉर्स राइडर्स थे उनकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस थी वो किसी हद तक खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब हमें एक प्रोफेशनल फौज चाहिए जो बंदूक चलाना सीखे, जिनके पास जो सभी स्किल नेसेसरी थी रिलेटेड टू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वो उनके पास होनी चाहिए। नाउ ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, जैसे हम आज म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। अफगानिस्तान में भी इनकी कॉलोनीज थी, इजिप्ट में भी इनकी कॉलोनीज थी। तो वहां पर इनके जो सोल्जर्स थे उनके पास मस्केट्स या मैच होल्ड्स हुआ करते थे, मीन्स जो नई वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आई थी वो इनके पास थी। तो अब ये जो मस्केट्स हैं ये कहलाता है, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कॉटलेज उसको पहले दांतों से छीलना पड़ता था, उसके बाद जो गोली होती थी वो चलाई जाती थी। और ये जो मैच लॉक्स थे इसमें जो बारूद भरना पड़ता था, फिर उसके बाद गोली चलाई जा सकती थी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में चेंज आई थी, तो अब इस चेंज के चलते हुए ही जो रिक्वायर्ड नेसेसरी ट्रेनिंग थी वो यहाँ पर फौज को दी जाती थी। और इसलिए अब कहा जाता है कि जो इन्फेंट्री हैं, जो पैदल सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है बढ़ जाती हैं। सोल्जर्स ऑफ आर्मी कंपनी हैड टू कीप फेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। तो अब सीधी बात है कि जो कंपनी की आर्मी थी ये चाहती थी कि हमारे जो सोल्जर्स वो प्रोफेशनल रहे, और जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं उसको अंडर कंसिडरेशन रखते हुए उनके पास वो नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए। तो इस तरह से जो कैवलरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यहाँ पर जो हॉर्स राइडर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती हैं, और जो इन्फेंट्री है, जो पैदल सोल्जर्स थे, जो फुट सोल्जर्स थे, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती हैं और उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जाती है रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग ऑफ मस्केट्स एंड रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग ऑफ मैच लॉक्स। और दूसरा मसला क्या था,
Another change in the company army was uniform military culture. इससे पहले जब भी यहाँ पर सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता था वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता था, कोई यूनिफॉर्मिटी उनमें नहीं रखी जाती थी, मर्जी के हिसाब से कोई भी रेजिमेंट का सिस्टम यहाँ पर नहीं होता था। तो फाइनली अब कंपनी ने कोशिश की कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर होना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड तो यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन। जिस तरह से यूरोप में सोल्जर्स को नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाती थी या ब्रिटेन में सोल्जर्स को नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाए जाते थे, उनमें से डिफरेंट जो डिसिप्लिन है वो इनकलकेट किया जाता था। यही कोशिश की जा रही थी कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं ये भी डिसिप्लिनड बने, इनमें से जो नेसेसरी ट्रेनिंग है वो इनको दी जाए और यूरोपियन स्टाइल के हिसाब से इनको ट्रेन किया जाए। Often these created problems since cost community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। लेकिन इससे क्या हुआ, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री थी। यहाँ पर जो कॉस्ट या कम्युनिटी फीलिंग्स थी उनको इग्नोर किया गया एक प्रोफेशनल फोर्स बनाते वक्त। मीन्स की जो कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स थी उनको अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने समझा यहाँ पर कि जो एक कॉटलेज होती थी उसको दांतों से छीलना पड़ता था और एक र्यूमर यहाँ पर स्प्रेड हुआ था कि these cartilages were having the fat of cow and pig, or cow was hurting the religious sentiments of Hindus while as pig was hurting the religious sentiments of Muslims। तो इन सभी कंसिडरेशंस को अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा गया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक रिवोल्ट 1857 में यहाँ पर विटनेस किया जाता है। तो अब इंडियन सोसाइटी क्या थी, ये रिलीजियस सोसाइटी थी और यहाँ के जो सेंटिमेंट्स थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दे हैड ए की पोजीशन। तो उन सेंटिमेंट्स की तरफ ब्रिटिश रूल के जरिए कोई भी अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा जाता है इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोफेशनल फोर्स तो बनाई जाती हैं लेकिन इस प्रोफेशनल फोर्स में जो कोड ऑफ कंडक्ट रखा जाता है दैट वाज हर्टिंग द कॉस्ट एंड द कम्युनिटी फीलिंग्स ऑफ इंडिया। फाइनली जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि एक सिपोई म्यूटिनी हमें देखने को मिलती है 1857 में, जिसको हम 1857 रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। But this very revolt was crushed by the British because whole of India was not united against British rule। कंक्लूजन में हमने क्या समझना है, ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज ओरिजिनली ए ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटरी कॉलोनियल पावर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम यहाँ की टेरिटरीज को एनेक्स किया जाता है और एक कॉलोनियल पावर के रूप में ये इमर्ज हो जाता है। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है, अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। तो एक स्टीम टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंजन है स्टीम इंजन की यहाँ पर डिस्कवरी हो जाती है, स्टीम इंजन की इन्वेंशन हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो शिप्स होते हैं इनका आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द जर्नी टू इंडिया टुक 6 to 8 months, but new steam reduced the time period to 3 weeks only। पहले जब अगर ब्रिटेन से इंडिया पहुंचना होता था तो पहले जो हमारे पास मैनुअल शिप्स हुआ करते थे उनमें 6 से 8 महीने का वक्त लगता था, लेकिन जब स्टीम टेक्नोलॉजी आई, जब इनमें स्टीम इंजन फिट किया गया तो ये जो वक्त हैं अब सिर्फ ये जो वक्त हैं इसको रिप्लेस करके 3 वीक्स किया गया। मीन्स कि जिस टाइम में जिस रास्ते को हमें पहले 6 से 8 महीने रखते थे, स्टीम इंजन की मदद से उसे अब 3 हफ्ते ही लग रही थी। तो इस तरह से जो आना जाना था ब्रिटिशर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ब्रिटिशर्स की जो पकड़ थी इंडिया में वो भी इंक्रीज होती जा रही थी। By 1857 द कंपनी हैड अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया। अगर हम 1857 की बात करते हैं, कंपनी ने एक बड़ा एम्पायर इंडिया में खड़ा किया हुआ था। 1757 में हमने पढ़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी से 1857 तक 100 साल गुजर जाते हैं। इस 100 साल में इस 100 साल में ब्रिटिश रूल के जरिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए इंडिया में एक वास्ट एम्पायर खड़ा किया जाता है। अगर हम इसकी एस्टिमेशन करते हैं, कंपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट
63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। तो अगर हम इंडिया को यहाँ पर मेजर करते हैं, जो 63% ऑफ द टेरिटरी उस वक्त इंडिया की थी, उस वक्त का इंडिया क्या था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, श्रीलंका भी था, और ये जो पूरी टेरिटरी थी इसका 63% जो हिस्सा था वो कंपनी ने अपने कब्जे में किया हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में किया हुआ था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडियन पॉपुलेशन थी, पूरी पॉपुलेशन तब की, उसका जो 78% का हिस्सा था वो अंडर द ब्रिटिश रूल था। दैट मीन्स कि जो 63% इंडियन टेरिटरी एंड 78% जो पॉपुलेशन इंडियन सब कंटिनेंट की थी वो ब्रिटिश रूल ने अपने कब्जे में की हुई थी। तो इस तरह से जो ब्रिटिश रूल था ये यहाँ पर डोमिनेंट पावर बन जाता है। 1857 में क्या हो जाता है, एक रिवोल्ट होता है जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो अब 1857 में जब रिवोल्ट फेल हो जाता है तो कि बिकॉज कि होल ऑफ इंडिया यूनाइटेड नहीं था, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि कंपनी रूल 1857 में डिसकंटिन्यू किया जाता है और इसके बाद क्रमन रूल आ जाता है। मीन्स सही तरह से जो इंडिया है इसको अब गवर्न किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए। इस तरह से सभी जो कंसेप्ट्स थे रिलेटेड टू दिस चैप्टर हमने सही तरह से समझाने की कोशिश की। होप आपने भी सभी कंसेप्ट्स को क्लियरली समझा होगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस today's video lecture. We will be back in the next video lecture with a new topic. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Afi Amanillah.